अस्सलामुअलैकुम क्लास। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो है स्पैनिंग ट्री का। स्पैनिंग ट्री में हम देख लेते हैं स्पैनिंग ट्री में हमारे पास क्या है। स्पैनिंग ट्री शायद मैंने शुरू में जो स्टार्टिंग के लेक्चर उनमें थोड़ा बहुत आपको बताया होगा इसके बारे में। अब थोड़ा इसको मजीद एलिब्रेट करेंगे आज। स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ जी। देखिए ये ग्राफ है और इसका जो सबसेट है ना वो हमारे पास क्या कहलाएगा। ये देखिए सबसेट बनाए हमने तीन, एक ये और एक ये। दिस इज कॉल्ड द स्पैनिंग ट्री। ओके, अभी कह रहा है कि विच हैज ऑल द वर्टिसेस कवर्ड विद मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस। यानी कि देखिए ये इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि जैसे मुझे ग्राफ है, हमारे पास एक ग्राफ है जी, ग्राफ है ए, ग्राफ है बी, ग्राफ है सी, वट एवर कोई एक ग्राफ है। उस ग्राफ के जितनी भी वर्टिसेस हमें सारी कवर करनी है, लेकिन जो हमें एजेस है ना वो कम से कम बनानी है। तो वो जो कम से कम एजेस बना के जो ट्री बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री और मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम देख लेते हैं, वो बाद में आएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, स्पैनिंग ट्री। ये कह रहा है कि स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव साइकिल एंड इट कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड। तो दो रूल्स उसने और बता दिए। क्या कि स्पैनिंग ट्री साइकिल नहीं होगा, यानी कि वो रोटेट नहीं हो गया आएगा। जैसे देखें, अगर मैं इसकी ग्राफ जी की बात करूं तो आप कहीं से भी घूम सकते हैं। साइकिल है इसके अंदर, ए से सी, बी, बी सी ए बी सी। ठीक है, आप कहीं से भी इसको साइक्लिक राउंड शेप में घूम सकते हैं। लेकिन आपके पास जो स्पैनिंग ट्री है उसमें आप एक वे से ही जा सकते हैं, सी बी ए या ए बी सी या सी ए बी। देखें ए सी बी, इस तरह से एक तरह से जा सकते हैं, सिर्फ वन वे में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिस्कनेक्टेड भी नहीं होंगे, सारी की सारी नोड जो है वो आपस में कनेक्टेड भी होंगी। अब ये कह रहे हैं कि बाय दिस डेफिनेशन वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन दैट एवरी कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ जी हैज एटलीस्ट वन स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हम इसका जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो ये कह रहा है कि जो कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ जी, एक ये कनेक्टेड है और इसमें डायरेक्शन नहीं है। देखें, हमें इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई कि ये ए से बी पे जाएं या बी से ए पे जाएं। तो डायरेक्टेड ग्राफ भी होता है हमारे पास, जिसमें एरोज के थ्रू हमें डायरेक्शन शो की हुई होती है। तो ये नॉन डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड ग्राफ इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कनेक्टेड है, हैज एटलीस्ट वन स्पैनिंग ट्री। तो ये कह रहा है कि जितने भी हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी एक ग्राफ है जो कि एक ग्राफ है हमारे पास जो कि कनेक्टेड है और अनडायरेक्टेड है, उसमें कम से कम एटलीस्ट एक स्पैनिंग ट्री तो उसमें से निकलेगा। ठीक है, अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ डज नॉट हैव एनी स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो कोई अगर डिस्कनेक्टेड ग्राफ है हमारे पास तो उसमें से कोई भी स्पैनिंग ट्री नहीं निकल सकता, एज इट कैन नॉट बी स्पैन टू ऑल इट्स वर्टिसेस। व्हाई? क्योंकि वो सारी की सारी जो उसके जो वर्टिसेस हैं उसके ऊपर मैच नहीं कर रहा, क्योंकि डिस्कनेक्टेड है ना आपस में। तो हम तो कनेक्टेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पैनिंग ट्रीज के हमारे पास वी फाउंड थ्री स्पैनिंग ट्रीज ऑफ एन वन कंप्लीट ग्राफ। यानी कि एक कंप्लीट ग्राफ में से हमने यहाँ पे कितने स्पैनिंग ट्रीज निकाले, हमने तीन स्पैनिंग ट्रीज निकाले। ठीक है, अ कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ कैन हैव मैक्सिमम n-2 नंबर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर कम से कम जो है ना n-2 नंबर्स ऑफ स्पैनिंग ट्री निकलते हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ नोड्स है उसकी। ठीक है, तो वेयर 33 एक ये सिंगल नहीं है, डबल एन होगा इसके अंदर। डबल एन से मुराद है कि 33 - 2 इज इक्वल टू 3 स्पैनिंग ट्री। अच्छा देख लेते हैं इसको। ये कह रहा है कि कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ कैन हैव मैक्सिमम n-2 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स। तो n ऑफ नंबर ऑफ नोड है कितनी, 3 है। इन द अबव एड्रेस एग्जांपल, जो ऊपर एग्जांपल हमें दिखी बात कर रहा है, इस वाले एग्जांपल की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि इस वाले एग्जांपल के अंदर क्या है हमारे पास, n इज 3, हेंस 3 - 2 इज इक्वल टू 3 स्पैनिंग ट्रीज आर पॉसिबल। ओके, 3
33 minus 2, 3 spanning trees are possible. Just a moment. बेसिकली ना ये इसमें NN ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके अपसाइड पे, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 माइनस 2 कितना हो गया आपका 1, और जब बेस आपकी 1 होगी, 1 होगी तो आपकी सॉरी आपकी जब पावर 1 होगी तो बेस आपकी सेम रहेगी, तो बेस आपकी 3 है। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्रीज आर पॉसिबल, तो 3 स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं जस्ट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास, मैं इसी फॉर्मूले वैल्यू अगर मेरे पास कोई नोड्स है जिसके 7 है, तो 7 का क्या होगा, 7 की हम यहाँ करके देख लेते हैं। 7 तो नंबर ऑफ नोड्स 7, ये बनेगा आपके पास 7, अगर नंबर ऑफ नोड्स आपके पास 7 है तो, ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा, ये बना आपके पास 5, 7 माइनस 2 5, तो 7 5 जा 7 की पावर कितना बनता है, ठीक है, तो ये हमारे पास आया, और ये हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बनी 16807। यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा ग्राफ हो कि जिसके अंदर 7 नोड्स हो, तो अगर उसके अंदर 7 नोड्स होंगी तो हम उसके कितने ग्राफ बना सकते हैं, 16807 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम उसे कितने स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं, 16807, सिर्फ 7 के फिगर से। वाओ। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्रीज, क्या है हमारे पास। We now understand that one graph can have more than one spanning tree. Following are few properties of the spanning tree connected to graph G. ठीक है, ठीक है, हमें ये अंदाजा हो गया कि हमारे पास अगर कोई एक ग्राफ है तो एक ग्राफ के अंदर से हम मोर देन वन स्पैनिंग ट्री मोर देन वन स्पैनिंग ट्री जो है वो हम इसमें से निकाल सकते हैं। फॉलोइंग आर अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पैनिंग ट्रीज कनेक्टेड टू ग्राफ जी। तो ये जो जो कनेक्टेड जो है वो ग्राफ जी से हमारे पास क्या क्या है, एक तो है कि अ कनेक्टेड ग्राफ जी कैन हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्री। तो ये वही वाली ऊपर वाली प्रॉपर्टी आ गई कि जो एक कनेक्टेड ग्राफ है हमारे पास, देखिए अनकनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड ग्राफ की बात हो रही है, जो कनेक्टेड ग्राफ जी है हमारे पास उसमें एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्रीज क्या है आप निकाल सकते हैं और निकल सकते हैं। ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज ऑफ ग्राफ जी, यानी कि जितने भी पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे ग्राफ जी में से, हैव द सेम नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस। देखें ऊपर अभी हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था हमारे पास जिसमें 3 उसकी नोट्स थी, तो आपने ये देखा कि उसमें से जो हमने स्पैनिंग ट्री बनाए, जितने भी स्पैनिंग ट्री हमने बनाए, सबके अंदर जो नोट्स की जो क्वांटिटी थी, नंबर ऑफ नोट्स थी, वो सेम थी। जो ऊपर हमने ग्राफ था, हमारे पास जी ग्राफ था, जी के अंदर हमारे पास 3 नोट्स थी, और हमारे पास जितने भी स्पैनिंग ट्री बने सबके अंदर 3 नोड है। तो वो ये वाली बात कर रहा है कि ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज ऑफ ग्राफ जी हैव द सेम नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस। उसके बाद हमारे पास द स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव एनी साइकिल, तो लूप नहीं होगा उसके अंदर। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि हमारे पास जो स्पैनिंग ट्री है, स्पैनिंग ट्री के अंदर हमारे पास लूप नहीं बनेगा, यानी कि साइकिल नहीं बनेगा। वन डायरेक्शन के अंदर हमारा स्पैनिंग ट्री जो है वो काम करता है। लेकिन ग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक क्या इसके लिए एक और प्रॉपर्टी भी है कि हमारा जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहा है। अगर डायरेक्टेड होगा तो डायरेक्टेड के अंदर हम लूप नहीं बना सकते। अभी आगे चल के हो सकता है कि मैं आपको
डायरेक्टेड ग्राफ भी दिखाऊं तो आपको इससे चीजें काफी एलेबोरेट हो जाएंगी कि जो डायरेक्टेड ग्राफ है वो क्यों डिफरेंट है अनडायरेक्टेड ग्राफ से, और अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर क्यों कह रहे हैं कि साइकिल बन जाएगा और डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर जो है वो साइकिल नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री में एक चीज की प्रॉपर्टी क्या है कि ये डज नॉट हैव एनी साइकिल, इसमें लूप नहीं बनता आपका। अभी कह रहे हैं कि रिमूविंग वन एज फ्रॉम द स्पैनिंग ट्री विल मेक द ग्राफ डिसकनेक्टेड, द स्पैनिंग ट्री इज मिनिमली कनेक्टेड। देखिए दो बातें आ गई, एक तो ये कि क्या कह रहा है कि रिमूविंग वन एज फ्रॉम द स्पैनिंग ट्री विल मेक द ग्राफ डिसकनेक्टेड। अगर मैं किसी स्पैनिंग ट्री में से कोई एक एज भी रिमूव कर देता हूं तो क्या होगा, तो हमारा जो ग्राफ है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, द स्पैनिंग ट्री इज मिनिमल कनेक्टेड। ठीक है, तो और ये कि हमारा जो है हमारा जो स्पैनिंग ट्री है वो मिनिमली कनेक्टेड होना चाहिए। मिनिमली कनेक्टेड से मुराद ये है कि उसके अंदर मिनिमम से मिनिमम जो है ना वो हम पाथ यूज कर रहे हो। ठीक है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के हवाले से भी आगे एक चैप्टर है, शायद इसके अंदर ही वो आ जाए आपके पास, तो आप वो भी देखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि एडिंग वन एज टू द स्पैनिंग ट्री विल क्रिएट अ सर्किट और लूप, द स्पैनिंग ट्री इज मैक्सिमली ए साइक्लिक। ठीक है, यानी कि ए साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक नहीं होना चाहिए। और ये कह रहा है कि अगर हम कोई एक एज भी ऐड करते हैं स्पैनिंग ट्री में तो वो क्या करेगी, या तो अगर क्रिएट या सर्किल बनाती है। ठीक है, तो कोई भी एज ऐसी ऐड अगर हम करते हैं, ऐड वन एज जो कि इसमें सर्किट बना देती है। इसको सर्किट क्या होता है, पूरा साइकिल घूम जाना या लूप बन जाना या क्लोज बन जाना, पूरे का पूरा घूम जाना, उसको सर्किट कहते हैं या लूप कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि द स्पैनिंग ट्री इज मैक्सिमली ए साइक्लिक। अगर तो हम उसके अंदर कोई एक एज ऐसी ऐड करते हैं जिसके थ्रू जो है वो क्या होगा कि सर्किट बन जाएगा या लूप बन जाएगा, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्पैनिंग ट्री मैक्सिमली क्या कहलाएगा, ए साइक्लिक कहलाएगा। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या है स्पैनिंग ट्री की, स्पैनिंग ट्री हैज n माइनस वन एज वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स वर्टिसेस। ठीक है, ये वाली बात क्या किसी को समझ में आई है? क्या कोई चैट में मुझे लिख के बता सकता है ये वाली बात? देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैंने सवाल किया था कि स्पैनिंग ट्री हैज n माइनस वन एजेस वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स वर्टिसेस। n क्या आपके पास, n यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स है, यानी कि अगर मैं ऊपर एक ग्राफ की एग्जांपल लूं तो उसके अंदर 3 नोड्स हैं हमारे पास। लेकिन ये कह रहा है कि जो स्पैनिंग ट्री होता है ना उसके अंदर जितनी नोड्स होती है ना उससे एक कम एज होती है। तो ऊपर आपने देखा कि जो हम लोगों ने ग्राफ बन देखा था, ग्राफ के अंदर हमारे पास 3 नोड्स थी और 3 एजेस थी ग्राफ के अंदर। लेकिन जैसे ही हमने ग्राफ से एक स्पैनिंग ट्री बनाया तो स्पैनिंग ट्री में आते ही या स्पैनिंग ट्री बनते ही हमारे पास वो 3 की जगह 2 एजेस रह गई सिर्फ। यानी कि नंबर ऑफ नोड तो 3 थी लेकिन एजेस कितनी है, सिर्फ 2 रह गई। तो वो ये वही बता रहा है कि नंबर ऑफ जो आपके नंबर ऑफ नोड्स हैं वो एक ज्यादा होंगे हमेशा नंबर ऑफ एजेस से। अब ये बता रहा है फॉर अ कंप्लीट ग्राफ बाय रिमूविंग मैक्सिमम e माइनस n प्लस वन एजेस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्पैनिंग ट्री। ये बोल रहा है फॉर अ कंप्लीट ग्राफ, अगर एक ग्राफ की अगर हम बात करते हैं बाय रिमूविंग मैक्सिमम e क्या आ गया, एजेस माइनस नंबर ऑफ नोड्स प्लस वन एजेस, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्पैनिंग ट्री। तो ये स्पैनिंग ट्री के बारे में बता सकते हैं कि हम इससे स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। A complete graph can have maximum n minus 2 number of spanning trees। ये जो ऊपर हम बता चुके हैं कि हमारे पास जो एक कंप्लीट ग्राफ जो बनता है उसके अंदर से अगर हम स्पैनिंग ट्री निकालते हैं तो वो कैसे, ये असल में ये ना यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ये इसकी पावर में शो हो रहा है। अभी कह रहा है कि वी कैन कंक्लूड दैट स्पैनिंग ट्रीज आर अ सबसेट ऑफ कनेक्टेड ग्राफ। जी, तो ये कह रहे हैं कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो जो स्पैनिंग ट्रीज हैं ये सब सबसेट हैं ऑफ कनेक्टेड ग्राफ जी के, एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ डू नॉट हैव स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये वो बात ऊपर हम कर चुके हैं कि जो कनेक्टेड ग्राफ है उसके जो सबसेट्स होते हैं वो हमारे पास स्पैनिंग ट्रीज होते हैं, लेकिन जो डिसकनेक्टेड ग्राफ है उसका कोई भी स्पैनिंग ट्री नहीं बन सकते हम। ठीक है, अच्छा
उसके बाद क्या हमारे पास एप्लीकेशंस क्या क्या है हमारे पास ऑफ स्पैनिंग ट्री. Spanning tree is basically used to find a minimum path to connected all nodes in a graph. Common application of spanning trees are civil network planning, computer network routing protocol और cluster analysis. अगर आप लोगों ने डाटा कम्युनिकेशन पढ़ी हुई है, क्योंकि मैं सिविल नेटवर्क प्लानिंग की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो सिविल कंस्ट्रक्शन से या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूंगा कि कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल अगर आपको पता होगा या क्लस्टर एनालिसिस होगा, ये भी थोड़ा सा हमारा क्लस्टरिंग जो होती है, तो उसमें ये कह रहा है कि ये स्पैनिंग ट्री इस्तेमाल होता है. तो उससे कैसे इस्तेमाल होता है, देखें कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल में होता है कि जब आपके यहाँ से कोई मैसेज पैकेट आप सेंड करते हैं, तो वो पैकेट जो है वो कहाँ से होता हुआ जाता है, डिफरेंट राउटर से होता हुआ जा रहा होता है. तो वो जाता तो राउटर से है, लेकिन राउटर जो है ना वो हमारे पास एक नोड है, और एक राउटर से दूसरे नोड के बीच का जो पाथ है वो हमारे पास क्या है, एज है. ठीक हो गया. तो अब जब हम उसको भेजने लगते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा पहला राउटर होता है या पहले हमारे पास जो भी हमारा सर्वर है, वो जब उस राउटर के ऊपर उसको भेजता है, या जिस पाथ पर भी उसको भेजता है, तो सबसे पहले क्या करता है कि हमारे पास ये एक स्पैनिंग ट्री, इस स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम को यूज करते हुए जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है, वो फाइंड करता है. जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो हमारे पास, मिनिमम पाथ जो हमारे पास कनेक्टेड नोड्स हो आपस में और हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए. जैसे अगर मैं बात करूं ऊपर वाली, अगर हमारे पास ग्राफ था जिसमें ABC हमारे पास 3 नोड्स थी और हमें A to C पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, वो हमें क्या सजेस्ट करेगा कि A to B और B to C पे आप जाएं. ठीक है. ठीक है. तो इसी तरह से क्लस्टर एनालिसिस में भी हमारे पास यूज है. क्लस्टर से मुराद होता है कि देखें ऊपर वाला जो ग्राफ था हमारे पास, वो एक क्लस्टर था हमारा, एक सॉरी ग्राफ था हमारे पास, उसको हम क्लस्टर बना लेते हैं, हम उसको छोटे छोटे स्पैनिंग ट्रीज बना लेते हैं. तो वो छोटे जो स्पैनिंग ट्री हमारे पास बन के आए, दीज कॉल द क्लस्टर्स. ठीक है. अभी कह रहा है कि लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ स्मॉल एग्जांपल. कंसीडर सिटी नेटवर्क एज अ ह्यूज ग्राफ एंड नाउ plans to deploy telephone lines in such a way that in minimum lines we can connect to all city nodes. This is where the spanning tree comes into picture. तो ये एक एग्जांपल दे रहा है कि इसकी एक कि अगर हमें पूरे शहर के अंदर जो है वो टेलीफोन की लाइन बिछानी है, तो ये कह रहा है कि कम से कम अगर लाइंस हमारे पास मिनिमम लाइंस के थ्रू जो हम इसको आपस में कनेक्ट करें और सिटी इन नोड्स को आपस में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एक तरह से इसकी एक एग्जांपल कह रहा है वो आपको. ठीक है. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के हमारे पास MST में हमारे पास क्या है. अच्छा, एक चीज में और ऐड करिए उसने, इन अ वेटेड ग्राफ. वेटेड ग्राफ में क्या होता है कि मेरे पास दो नोड्स हैं, दो नोड्स के बीच में एक एज है. व्हाट इज दिस एज? दिस एज इज आल्सो कॉल्ड द पाथ, आल्सो कॉल्ड द कनेक्शन. तो एक नोड से दूसरी नोड तक जाने का जो मुझे कॉस्ट लग रही है, दिस इज कॉल्ड द वेट. तो जो ग्राफ के अंदर हमारे पास एक नोड से दूसरी नोड पे जाने की जो कॉस्ट लिखी होती है ना, दिस इज कॉल्ड द वेटेड ग्राफ. ठीक है. मैं आपको उसकी इमेज दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो. व्हाट इज वेटेड ग्राफ? वेटेड ग्राफ में हमारे पास ठीक है, तो ये हमारे पास वेटेड ग्राफ है, यानी कि ये वेट बता रहा है कि इस नोड से नोड 1 से नोड 2 पे, नोड 2 से नोड 3, नोड 3 से नोड 4, नोड 4 टू नोड 0. अगर हमें इन सब नोड्स पे जाना है तो इन सब नोड्स पे जाने की कोई ना कोई कॉस्ट है, और दिस कॉस्ट कॉल्ड द वेट. ठीक है. तो अब यहाँ पे जो हमारे पास MST है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, वो क्या कर रहा है हमारे पास. अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री that has minimum weight than all other spanning trees of the same graph. ठीक है. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या कर रहा है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो एक ऐसा स्पैनिंग ट्री है जिसकी जो स्पैनिंग ट्री के अंदर से एक ऐसा ट्री निकालता है जिसकी के वेट जो है वो मिनिमम होता है. ठीक है. उसके अंदर से ही निकालता है. तो ये देखें, इसके अंदर से देखें, ये आपस में सारी कनेक्टेड तो हैं, लेकिन इसके ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर से मैं एक ऐसा स्पैनिंग ट्री निकालूंगा कि जिसका जो वेट है ना वो कम होगा, सबसे कम वेट इसी का बन रहा होगा. इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन दिस वेट कैन बी मेजर्ड एज डिस्टेंस. देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि एक नोड से दूसरी नोड पे जाने का कोई ना कोई डिस्टेंस होता है,
एक नोड से दूसरी नोड पे जाने का कोई ना कोई कॉस्ट होती है। तो कह रहा है कि इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन दिस वेट कैन बी मेजर्ड एज डिस्टेंस, कंजेशन, ट्रैफिक लोड और एनी आर्बिट्री वैल्यू डोनेटेड टू एजेस। ठीक है, तो उस पाथ के ऊपर, या अगर जैसा सपोज अगर हम उस पर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो राउट करने के लिए जो वायर हमारे पास है, हम कहते हैं कि इस लाइन के ऊपर लोड बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल लगे हुए हैं, तो एक पोल से दूसरे पोल, जो एक पोल तो रोड एक ट्रांसफार्मर एक पापा नोड है और एक दूसरा ट्रांसफार्मर एक नोड है। तो एक ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर पे जो लोड हमारे पास डिवाइड हुआ वो होता है, वो जो बीच में जो लोड होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द, बेसिकली ये जो लोड है ये वेट कहलाता है हमारा, कि वो वायर वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है, वो कितना लोड ले रही है, वो कितना लोड बर्दाश्त कर पाएंगी। ठीक है, उसके बाद मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एक एल्गोरिथम क्या, वी शैल लर्न अबाउट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पैनिंग ट्रीज एल्गोरिथम है। एक है हमारे पास क्रूस्कल्स एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम, और बोथ आर ग्रीडी एल्गोरिथम। ठीक है, ये पुरानी बात आपको शायद याद होगी, ग्रीडी एल्गोरिथम के बारे में हमने पढ़ा था, और ग्रीडी एल्गोरिथम के दो अप्रोचेस थी हमारे पास। सॉरी, ग्रीडी के एल्गोरिथम के अप्रोच को यूज करते हुए दो एल्गोरिथम है हमारे पास, एक है हमारे पास क्रूस्कल्स एल्गोरिथम और एक है हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिथम। और ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल में बताया, इस तरह ट्रैफिक के लिए भी यूज होते हैं। आपको एक बात बताऊं कि रियल टाइम सिनेरियो के अंदर अगर आपके पास जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो इसको जो है ना वो आप ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री के थ्रू उसी रियल टाइम के ऊपर जो आपकी गाड़ियां आ रही हैं, उन्हीं गाड़ियों के आने के ऊपर, या कोई गाड़ियां किसी सिग्नल से या किसी नोड से जा रही हैं, तो आप उनको डाइवर्ट कर सकते हैं गाड़ियों को उस रोड के ऊपर जिस रोड के ऊपर के कंजेशन कम है या जिसपे ट्रैफिक का लोड कम है, और आप उसका पाथ बना सकते हैं। तो ये एल्गोरिथम इसके लिए आप लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्पैनिंग ट्री, और स्पैनिंग ट्री के अंदर हमने देखा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास हीप डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज हीप डेटा स्ट्रक्चर? हीप इज अ स्पेशल केस ऑफ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर। देखें, बाइनरी ट्री तो हम देखकर आ चुके हैं पीछे। ठीक है, तो ये हीप जो है वो क्या है, एक स्पेशल केस है बैलेंस बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर का, वेयर द रूट नोड की इज कंपेयर्ड विद इट्स चिल्ड्रन। देखें क्या हो रहा है इसके अंदर, ये पहली बात तो ये कि ये बैलेंस बाइनरी ट्री है। ठीक है, अब उसके ऊपर मजीद क्या काम कर रहा है, ये कह रहा है वेयर द रूट नोड, जहां पे जो रूट नोड है उसमें जो उसकी जो की है इज कंपेयर्ड विद इट्स चिल्ड्रन एंड अरेंज अकॉर्डिंगली। तो उसके चिल्ड्रन के साथ उसकी की कंपेयर होती है, फिर उसके साथ उसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, उसको अरेंज किया जाता है इस ट्री के अंदर नोड्स को। इफ ए मींस अल्फा, अल्फा हैज चाइल्ड नोड बीटा देन। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि हमारे पास अगर एक अल्फा है वो पेरेंट है और उसकी जो चाइल्ड नोड है वो बी है, तो क्या होगा, तो जो हमारी की अल्फा है वो हमारे पास पेरेंट है, तो पेरेंट की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे, बीटा से, या तो बड़ी होगी या तो इक्वल होगी। ठीक है, एज द वैल्यू ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर देन एज द वैल्यू ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ चाइल्ड। ये देखें, ये कह रहा है कि जैसा कि पेरेंट की वैल्यू ग्रेटर देन है चाइल्ड से, ठीक है, तो पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से ज्यादा है, यहाँ तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 7, यहाँ हम कह सकते हैं 6 या फिर 7, दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। तो दिस प्रॉपर्टी जनरेट्स मैक्स हीप बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, अ हीप कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो ये कह रहा है कि ये वाली अगर एग्जांपल है, एज द वैल्यू ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ चाइल्ड, कि चाइल्ड से अगर उसकी वैल्यू बड़ी है, तो दिस प्रॉपर्टी जनरेट्स मैक्स हीप। ठीक है, तो मैक्सिमम हीप जो है ना वो जनरेट कर रही होती है ये वाली वैल्यू, अगर ये वैल्यू है तो। अब ये कह रहा है कि फॉर इनपुट जस्ट सपोज अगर हमारे पास 35, 33, 42, 10, 14, 19, 27, 44, 26, 31 हो, तो मिनिमम हीप क्या है, वेयर
द वैल्यू ऑफ द रूट नोड, ये रूट नोड है, वैल्यू ऑफ द रूट नोड इज लेस देन और इक्वल टू आइदर ऑफ इट्स चिल्ड्रन। इट्स चिल्ड्रन से मुराद ये है कि चिल्ड्रन हमारे पास जो है वो प्लूरल में आता है, तो इसके दोनों जो चिल्ड्रन है उनसे उसकी वैल्यू क्या है, कम है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या कह रहे हैं, वेयर द वैल्यू ऑफ द रूट नोड, इस रूट नोड की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू आइदर ऑफ इट्स चिल्ड्रन। देखिए इसमें इस रूट नोड की वैल्यू इन दोनों से छोटी है, इस रूट नोड की वैल्यू इन दोनों से छोटी है, इस रूट की वैल्यू इन दोनों से, इस रूट की इससे, और इस रूट नोड की इससे छोटी है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास मैक्स हीप में क्या है, मैक्स हीप की एग्जांपल में क्या दे रहा है वो हमारे पास, मैक्स हीप में वेयर द वैल्यू ऑफ द रूट नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आइदर ऑफ इट्स चिल्ड्रन। तो ऊपर हम यही देख कर आए थे ना हमारे पास कि हमारे पास जो पेरेंट अल्फा था उसकी वैल्यू जो चाइल्ड बीटा है उससे बड़ी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि पेरेंट की वैल्यू हमेशा चाइल्ड से बड़ी है। तो वेयर द वैल्यू ऑफ द रूट नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आइदर ऑफ इट्स चिल्ड्रन। तो ये देखें, अगर मैं 44 हमारे पास यहाँ पे रूट है तो इसके अंदर 42 और 35 से बड़ा है। अगर 42 हमारे पास पेरेंट है तो उसके 33 और 31 से बड़ा है। अगर 33 हमारे पास पेरेंट है उसके 10 और 26 से बड़ा है, और 31 14 से बड़ा है, 35 जो है 19 और 27 से बड़ा है। Both trees are constructed using the same input and order of arrival. मैक्स हीप कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम, सबसे कह रहे हैं कि मैक्स हीप को अगर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उसका जो एल्गोरिथम वो क्या है हमारे पास, we shall use the same example to demonstrate how a max heap is created. The procedure to create minimum is similar but we go for minimum values instead of maximum values. यानी कि वो कह रहा है कि दोनों का जो आप मैक्स हीप और जो मिनिमम हीप जो आपके पास ट्री है उनको अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, तो तरीकेकार दोनों का सेम है, लेकिन इसमें होगा ये कि एक की जगह पे मैक्स वैल्यू आएगी और मैक्स पे मैक्स की वैल्यू आएगी, मिन में मिन वाले की वैल्यू आएगी। We are going to drive an algorithm for max heap by inserting one element at a time. हम एक एलिमेंट एक टाइम पे करेंगे। At any point of time heap must maintain its property. While insertion we also assume that we are inserting a node in an already heapified tree. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू नोड एट द एंड ऑफ हीप। सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिएट करी एक नई नोड हीप के आखिर में, असाइन न्यू वैल्यू टू द नोड, हमने एक नई वैल्यू क्या करी उस नोड को दी, कंपेयर द वैल्यू ऑफ दिस चाइल्ड नोड विद इट्स पेरेंट। तो देखे ऑलरेडी हमारे पास एक एक वो बना हुआ है, हीप बनी हुई है, उसके अंदर हमने एक नई नोड ऐड करी और उस नई नोड को हमने क्या किया, कंपेयर द वैल्यू ऑफ दिस चाइल्ड नोड विद इट्स पेरेंट। तो वो जो नई नोड ऐड करी उसको हमने क्या किया, कंपेयर किया उसके पेरेंट के साथ। इफ वैल्यू ऑफ पेरेंट इज लेस देन चाइल्ड, अगर तो उसके पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से कम है, अगर तो इफ वैल्यू ऑफ पेरेंट इज लेस देन चाइल्ड देन स्वैप देम। कह रहा है कि अगर तो पेरेंट की वैल्यू कम है चाइल्ड से तो हम स्वैप कर देंगे। क्यों, हम कौन से वाले में स्वैप कर रहे हैं, मैक्स हीप में मिनिमम हीप में? मैक्स हीप में, क्योंकि क्योंकि मैक्स हीप में हमारे पास क्या था कि हमारी पेरेंट की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास मैक्स हीप है, तो मैक्स हीप के अंदर हमारा पेरेंट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस वजह से क्या करेंगे, अगर हमारे पास चाइल्ड की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो हम उसको स्वैप कर देंगे। रिपीट स्टेप 3 and 4 अंटिल हीप प्रॉपर्टी होल्ड्स। कह रहा है कि रिपीट करते रहो स्टेप नंबर 3 and 4 जब तक के हीप की प्रॉपर्टी होल्ड है। क्या मतलब इस बात का, यानी कि जो उसकी वैल्यू है अगर वो हमने उसको स्वैप कर दिया तो वो यकीनन जब वो ऊपर जाके पेरेंट बनेगा तो वो किसी ना किसी का चाइल्ड भी होगा, तो वो जिसका चाइल्ड होगा अब उसको उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो वो जिसका चाइल्ड है अगर उसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो फिर हम उसको उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करते करते आपका पूरे का पूरा क्या होगा, जो आपका जो मैक्स हीप का जो पूरे का पूरा वो नोड्स है वो सारी की सारी क्या होंगी, स्वैप होती रहेंगी जब तक कि आपका पूरा इन ऑर्डर में नहीं आ जाता। अब मैं यहाँ पे एक एनिमेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ मैक्स हीप की एनिमेशन।
ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है मैक्स हीप की। आप देखिए ये रिवर्स में भी जाएगा, देखिए कवर उसको रिवर्स करता जा रहा है। ठीक है क्लास, ये देखें, ये आपने एनिमेशन देखी, और मैं आपको इसके बाद दूसरी एनिमेशन इसके हम देखते हैं। ये कह रहा है इसी तरह से, ये तो थी हीप एनिमेटेड, हीप मैक्स हीप की एनिमेटेड एग्जांपल आपने देखी। मैक्स हीप डिलीशन एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, let us drive an algorithm to delete from max heap. Deletion in max or min heap always happens at the root to remove the maximum or minimum values. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि डिलीशन कहां से होगी, इन मैक्स और मिनिमम दोनों की बात कर रहा है। हीप ऑलवेज हैपन एट द रूट टू रिमूव द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। तो रिमूव रूट नोड, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, रिमूव मूव करेंगे हम रूट नोड को, मूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट लेवल टू रूट। रूट से जो लास्ट लेवल है ना हमारे पास एलिमेंट का, हम उस पर जाएंगे। कंपेयर द वैल्यू ऑफ दिस चाइल्ड नोड विथ इट्स पेरेंट, इफ वैल्यू ऑफ पेरेंट इज लेस देन चाइल्ड देन स्वैप देम। रिपीट स्टेप 3 and 4 until heap property holds। मैक्स हीप डिलीशन एनिमेटेड की एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दूसरी दिखाया था। ये हमारे पास एक ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, ट्री बना हुआ है, उसके अंदर से हमारे पास क्या कर रहा है, वो डिलीट कर रहा है। जगह इसमें से इसको रूट नोड डिलीट करनी है, और रूट नोड को वो स्वैप कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है किसके साथ, लास्ट नोड के साथ। और जब लास्ट नोड को वो यहाँ पे लाके रखता है, सॉरी, जब लास्ट नोड को रूट नोड पे लाके रखता है, तो क्या होता है कि वो उसके साथ कंपेयर करता है, उसके चाइल्ड के साथ। लेकिन वो चाइल्ड के साथ मैच करता है तो उसकी वैल्यू लेस देन होती है, तो फिर इसको रिप्लेस कर देता है। तब तक रिप्लेस करता था जब तक कि वो अपनी असल जो उसकी वैल्यू है, एक बैलेंस ट्री के अकॉर्डिंगली, जो बीएसटी की हम बात करते हैं, बैलेंस बीएसटी के अकॉर्डिंगली उसको प्रूफ नहीं कर लेता। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। ये था हमारा